हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सॉरी, कंडक्टर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल के केस में क्या वेरिएशंस आता है वो डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में क्या वेरिएशंस आता है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या वेरिएशंस आता है वो डिस्कस करेंगे। एंड देन इस पे बेस्ड ढेरों सारे जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, और ये न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्वेश्चंस भी समझ में आएगा और टॉपिक भी समझ में आएगा। वीडियो का स्टार्टिंग में 1-2 मिनट 5 मिनट देख के जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सके अगर वीडियो थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा हो जाए तो आप 2x मतलब 1.2 या 1.25 स्पीड में भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल या कंडक्टर। मेटल या कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में कंडक्टर या मेटल के रेजिस्टिविटी पे क्या चेंज आएगा। रेजिस्टिविटी वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जो कि नेचर ऑफ कंडक्टर्स को शो करता है, एंड सेकंड रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन है तो सेकंड वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो देखो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है m/n e²τ। जब हमने ओम्स लॉ ड्राइव किया था तो ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला निकल जाता है रेजिस्टिविटी का, है ना। रो इज इक्वल टू m/n e²τ। m यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो आपको पता है। ठीक, तो अब देखो यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो भी चेंज नहीं होगा, दोनों फिक्स कांस्टेंट है, दोनों ही हमारे क्या फिक्स कांस्टेंट है, वेरिएशंस आएगा नहीं। तो यहां पे रेजिस्टिविटी ना तो एम पे डिपेंड करेगा ना ही ई पे डिपेंड करेगा। तो 2 फैक्टर यहां पे रेजिस्टिविटी का आता है। फर्स्ट आता है कि रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, और सेकंड आता है रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करेगा और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा बेटा, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम मेटल और कंडक्टर्स की बात करते हैं, है ना, फॉर मेटल देखिए, मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बेटा, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उस केस में टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में नो चेंज आएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपका नो चेंज होगा। मतलब अगर हम कंडक्टर्स का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, रेज करेंगे टेम्परेचर को, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, बट उसमें ऑलरेडी जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कंडक्टर्स की लगभग 10⁻28
ऑर्डर का होता है 10⁻28। मान लो अगर टेम्परेचर को राइज करने पे 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ है, तो 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10⁻28 के कंपैरिजन में बहुत कम है और नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम यहां पे ये बोलेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, नो चेंज, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर से क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा कंडक्टर के केस में, मैटर के केस। चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में तो वेरिएशंस नहीं आएगा, वेरिएशंस किस में आएगा, वेरिएशंस आएगा रिलैक्सेशन टाइम में। तो यहां पे जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, देखो क्या होगा, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से कोलिजन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट कोलिजन्स करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट कोलिजन्स करेंगे तो उस केस में टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम इंटरवल है, वो डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज होने की वजह से आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है बेटा, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि रिलेशन इनवर्सली का है, तो टाउ डिक्रीज होगा तो रो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी रो, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, इंक्रीज। अब क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रो, सो जो आपका कंडक्टिविटी है, जो आपकी कंडक्टिविटी है, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मेटल के केस में जब हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, सॉरी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, और उसी के रेसिप्रोकल में जो आपका कंडक्टिविटी है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। एलॉय के केस में क्या होगा, अगर जब हम बात करेंगे एलॉय, एलॉय डिस्कस करेंगे, फॉर द एलॉयज एलॉयज के केस में रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट independent ऑफ टेम्परेचर। देखो एलॉय के केस में जो रेजिस्टिविटी होता है वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एलॉय का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी में उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएगा, उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो रेजिस्टिविटी मेटल का इंक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हम कॉपर और किसी एलॉय के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पे है ना, किसी एलॉय कॉपर के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो कॉपर का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ला 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 ला, देखो कॉपर और नाइक्रोम के लिए हम प्लॉट करते हैं। कॉपर मेटल है, नाइक्रोम आपका एलॉय, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपकी रेजिस्टिविटी हो गया रो। ठीक, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में कॉपर की जो रेजिस्टिविटी वो धीरे धीरे क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉर कॉपर, सी। ठीक, सेम एज इट इज जब हम नाइक्रोम के लिए ड्रॉ करते हैं बेटा, ये टेम्परेचर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टिविटी। तो नाइक्रोम के केस में जो ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ कुछ यहां से प्लॉट करेंगे। ठीक है, शेप से ले लेते हैं लाइन। ठीक, कुछ इस तरीके से ग्राफ जो बनेगा, कुछ इस तरीके से। इसके लिए ये ग्राफ बनेगा नाइक्रोम के लिए, ये बनेगा फॉर नाइक्रोम, CH। ठीक है, तो नाइक्रोम के लिए ग्राफ ये बनेगा, कॉपर के लिए इस तरीके से वेरिएशंस आएगा। यहां पे वेरिएशंस ऑलमोस्ट लीनियरली होगा, यहां पे जो वेरिएशंस होगा वो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली होगा, ये एक्सपोनेंशियली आपका वेरी करेगा। क्लियर है? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कंडक्टर्स के केस में। ठीक, देखो अब अगर हम रेजिस्टिविटी के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला। देखो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी आपका चेंज होगा। ठीक है, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? वो उसके इनिशियल रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल उसका रेजिस्टेंस या 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टिविटी क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टिविटी कितना, उस पर डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? और बेसिकली डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है। तो यहां पे चेंज इन रेजिस्टिविटी, देखो चेंज इन रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा? दैट इज डेल्टा रो इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेल्टा टी के। टेम्परेचर में आपने कितना वेरिएशन किया, टेम्परेचर को कितना चेंज किया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या, या आप एक इनिशियल रेजिस्टिविटी ले सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे डेल्टा रो इज प्रोपोर्शनल डेल्टा टी इंटू रो नॉट। तो यहां से आपका आ जाएगा बेटा सिंपली, तो डेल्टा रो इज इक्वल टू, यहां से अगर हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आएगा, दैट इज अल्फा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू रो। यहां पे अल्फा को क्या बोलेंगे बेटा? वेयर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज द कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, ये टेम्परेचर मतलब पर डिग्री सेल्सियस में हम चेंज करेंगे। अगर किसी भी मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करते हैं तो उस केस में उसके रेजिस्टिविटी में कितना वेरिएशन आएगा या इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, उसके वैल्यू को हम सिंपली बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, नाउ चेंज इन रेजिस्टिविटी में जो चेंज है इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक कि अगर T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितना बेटा? रो नॉट है। और T2 दैट इज T टेम्परेचर, तो T टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी मान लेते हैं रो T है। तो उस केस में कितना चेंज आएगा, वेरिएशंस कितना होगा? सो वेरिएशंस होगा रो T माइनस रो नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू अल्फा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा बेटा T2 माइनस T1 इंटू रो नॉट। T1 0 डिग्री सेल्सियस है, T2 हमने क्या लिया T, तो T2 माइनस T क्या जगह पर T हो जाएगा। तो सिंपली आपका जो रो T इंटू रो नॉट, सॉरी माइनस, इज इक्वल टू अल्फा T इंटू रो नॉट को इधर ट्रांसफर कर देना। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला बनेगा रो T का, रो T इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा T रो नॉट। रो नॉट यहां से कॉमन आ जाएगा, तो रो नॉट को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा T, ये जगह रो मतलब T डिग्री सेल्सियस पे आपका रेजिस्टिविटी, टी का मतलब T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी है, और रो नॉट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका रेजिस्टिविटी। अल्फा जो है अब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया रेजिस्टिविटी का, और T जो है यहाँ पे बेसिकली हो गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस।
ठीक है, हो गया यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। सिमिलरली हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे आर टी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। अब यहाँ पे जो अल्फा होगा ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे जो अल्फा होगा बेटा, इस अल्फा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे। फॉर मेटल अल्फा जो है बेटा पॉजिटिव होता है, मेटल के केस में या कंडक्टर के केस में अल्फा जो है वो पॉजिटिव होगा। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे, एसएसएस रीजन बनेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, और फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा का जो वैल्यू होता है बेटा वो नेगेटिव, ठीक है। मेटल कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव में, और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में अल्फा जो है वो आपका नेगेटिव में होता है। सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, इंसुलेटर भी ले सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हैं। तीनों के केस में आपका अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा, नेगेटिव में, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पे बेस्ड एमसीक्यूज या एसएसएस रीजन क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में तो हमने लिखा रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टिविटी जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे, तो इसको समझते हैं। तो अगेन आपका जो रेजिस्टिविटी है, अगेन जो आपका रेजिस्टिविटी है बेटा, रो इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज m बाय n e स्क्वायर टाउ, अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है ए, वो डिपेंड किस पे है, n पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, रो इज डिपेंडेड ऑन टाउ, दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। सो नाउ फॉर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे बेसिकली देखो जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, इसमें नो चेंज आएगा, रिलैक्सेशन टाइम आपका चेंज नहीं होगा। क्यों, अब यहां पे लिखेंगे इट डजंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होगा, टेम्परेचर में वेरिएशंस करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम में कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम आपका चेंज नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n जो है ये एक्सपोनेंशियली क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर के केस में तो क्या होता है बेसिकली बेटा, सेमीकंडक्टर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें बॉन्ड्स ब्रेक्स होते हैं, जब बॉन्ड्स ब्रेक्स होते हैं तो उसमें लार्ज नंबर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और आपके होल्स रिलीज होते हैं। तो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, रिलीज होंगे।
तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के केस में आपको याद रखना है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। जब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा तो उस केस में जो रेजिस्टिविटी है आपका, सो रेजिस्टिविटी रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो रो जो है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा आपका डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल या डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी सिग्मा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी आपका डिक्रीज होता है और कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा, नेगेटिव में होता है, नेगेटिव वैल्यू आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे अगर हम वेरिएशंस की बात करते हैं, इसमें अगर हम वेरिएशंस की बात करते हैं, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में वेरिएशंस किस तरीके से होता है, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस में वेरिएशन जो होगा वो होगा एक्सपोनेंशियली वेरिएशंस होगा। क्या होगा बेटा, एक्सपोनेंशियली वेरिएशंस होगा। ठीक है, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से है, सॉरी, ये हो गया आपका टेम्परेचर, ये आपका हो गया रेजिस्टिविटी। जैसे से हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, रेजिस्टिविटी आपका क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, किसके लिए, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, रो जो है वो t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप ये बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेसिकली, तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होता है बेटा, कि जब हम सेम वेरिएशंस होता है टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा और कंडक्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्यों, देखो अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के केस में रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है m/n² ये यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में जो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, फ्लूइड है, लिक्विड है, और लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसके लेयर्स के बीच में आपका एक फोर्स वर्क करता है, दैट इज विस्कस फोर्स, है ना। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे तो लिक्विड के केस में जो विस्कस फोर्स है बेटा, ये विस्कस फोर्स आपका डिक्रीज हो जाता है। विस्कस फोर्स क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, विस्कस फोर्स डिक्रीज होता है। दूसरा जो इंटर आयनिक फोर्सेस है, दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स भी आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। तो यहां पे आपका इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शंस डिक्रीज होने की वजह से जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। सो आयंस मूव्स फ्रीली। पहले के कंपैरिजन में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कस फोर्स डिक्रीज होगा, इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीज होगा, और इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीज होने की वजह से जो आयंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वो फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होने की वजह से जो आपका रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से आपकी जो कंडक्टिविटी है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्लियर है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विद
कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया। ऐसा क्यों होता है, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। लिखना है बोर्ड में किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा है, अगर ऐसे भी लिख के आएंगे तो आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है।